आगे का जो एक्टिविटी हमको करना है, हम लोग एक्सेल में पावर क्वेरी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ एडवांस चीज़ें और सीखेंगे। देखो, पावर क्वेरी का पहला काम जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, डेटा क्लीनिंग करना, ठीक है। आपको डेटा को अच्छे से क्लीन करना है। अब क्यों क्लीन करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने एक डाटा यहाँ डाल के रखा हुआ रफ, आप ज़रा उसको देखिए। मैं डाटा टैब में गया, गेट डाटा किया, फ्रॉम डाटा, एक CSV फाइल है डेस्कटॉप पे। मैंने उसका नाम फोल्डर में क्या किया हूँ, पावर क्वेरी रॉ डेटा, ठीक है। देखो, ये इस तरह का डेटा आ रहा है, बराबर। आपको देख के क्या लग रहा है इस डेटा में, ये कुछ मिसिंग है रिकॉर्ड्स, कहीं नल वैल्यू है, बराबर है ना। कहीं देखो डेट के अंदर इनकंसिस्टेंसी है, कहीं डैश लगा है, कहीं स्लैश लगा हुआ है, कहीं पर देखो ना, बहुत इनकंसिस्टेंट दिख रहा है, ठीक है। इधर भी देखोगे आप तो UPI कैश, ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मेरे पास यहाँ कुछ लिमिटेड डेटा दिख रहा है। अब इस डेटा को हमको पहले क्लीन करना, कैसे क्लीन करना वो सीखेंगे। तो मैं चला गया यहाँ ट्रांसफॉर्म के ऊपर। ट्रांसफॉर्म करते ही क्या खुल जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा हमारा, राइट है। इसने जो स्टेप किया, पहले सोर्स से क्या किया, हेडर को प्रोमोट करके ऊपर लगा दिया। जब भी पहला काम करना है हमको कि डेटा क्लीनिंग चेक करना है कि कहाँ कहाँ क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करो, पहले जाओ व्यू टैब के ऊपर, ठीक है। व्यू टैब में जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे मोनो स्पेस, देख रहे हैं आपको। ये क्लिक करने से आपको कुछ चीज़ विजुअलाइज होगी, ज़रा नोट करो। इन कॉलम्स को देखो, जैसे कस्टमर नेम वाला कॉलम, ठीक है। मैंने यहाँ जस्ट क्या क्लिक किया, मोनो स्पेस क्लिक किया। आपको क्या दिख रहा है, कुछ फर्क दिख रहा है क्या? क्या किया उसने, सिंपल फॉन्ट अप्लाई किया, तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस या शुरू में कुछ स्पेस था, बाद में कुछ स्पेस है, और क्लियर दिख रहे। जैसे देखो यहाँ पर राहुल शर्मा के पहले बहुत जगह है, वर्ड्स के बीच में डबल डबल स्पेसेस बहुत दिख रहे हैं। इधर भी देखो, आप यहाँ चेक करो, सिटी कॉलम में देख रहे हैं आपको। तो इससे ना आपको एक अंदाज लग जाता है कि हाँ ठीक, कुछ ना कुछ तो इश्यूज दिख रहे हैं। अच्छा, मैं ये शो वाइट स्पेसेस हटा दिया, देखो जरा भी, आपको नहीं दिख रहा वो। तो हम ये देख सकते हैं दो चीज़ों से कि यार हमारे पास मोनो स्पेस मतलब सारे फॉन्ट्स वगैरह निकाल देगा, सिंपल कर देगा। और शो वाइट स्पेसेस लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं इसमें, समझ आ रहा है। तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे डेटा में कोई इनकन्सिस्टेंसी है क्या। तो पहला काम ये करना है, व्यू में जाके देखेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सारे कॉलम्स की पहली चीज़ हम डेटा टाइप वेरीफाई करेंगे, सही है या नहीं है। जैसे इसको तो ठीक है, टेक्स्ट ही रहने वाला है डेटा टाइप। यहाँ क्लिक करके आप देख लो, ये टेक्स्ट ABC लगा हुआ है। इधर भी डेटा टाइप क्या लगा हुआ है, टेक्स्ट ABC लगा हुआ है। यहाँ पर भी कस्टमर नेम में, ईमेल में, फ़ोन नंबर में देखिए क्या लगा है, फ़ोन नंबर में भी नंबर लगा हुआ है, राइट है। सिटी में भी टेक्स्ट लगा हुआ है, स्टेट में भी स्टेट लगा हुआ है। ऑर्डर डेट थोड़ा थोड़ा सा इसमें इनकन्सिस्टेंट है, अभी हम उसको सही करेंगे। सेल्स अमाउंट ठीक है, पेमेंट। तो एक बार हमने रॉ देख लिया कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शुरुआत। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाकर आपको यहाँ पर डेटा क्लीनिंग करना है, ट्रांसफॉर्म में, सॉरी, ट्रांसफॉर्म में जाओगे फॉर्मेट ऑप्शन में, ठीक है। मैंने पहले कौन सा कॉलम किया, कस्टमर नेम क्लिक किया, ठीक है। और आपको अभी दिखाया था मेरे को, शो वाइट स्पेसेस, यहाँ वाइट स्पेस दिख रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। तो मैं ट्रांसफॉर्म में चला गया और ट्रांसफॉर्म में जाकर फॉर्मेट में मैंने क्या कर दिया, पहले ट्रिम ऑप्शन अप्लाई किया, ठीक है। देखो ट्रिम का काम बता रहे, रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम ईच सेल इन द सेलेक्टेड कॉलम्स। आपने एक्सेल में देखा होगा फॉर्मूला एक है ट्रिम फंक्शन, याद है आपको। तो वही काम ये करेगा पावर क्वेरी। तो जब आप ट्रिम करेंगे तो ये वाइट स्पेसेस रिमूव कर देगा। मैं वापस से एक बार व्यू में गया,
शो वाइट स्पेस। देखो इस कॉलम में नहीं दिख रहा है अभी, पहले दिख रहा था ना, अभी ये कॉलम में कोई वाइट स्पेस नहीं दिख रहा है। तो मैंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म में जाके इस पर अप्लाई किया था ट्रिम। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या लगाते, क्लीन लगाते। क्लीन का काम क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रिंट नहीं हुए रहते लेकिन रहते, जैसे टैब है, समझ आ रहा है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहते हैं नॉन प्रिंटेबल, जैसे क्या कोई पर्टिकुलर सिंबल्स है जो यहाँ दिखते नहीं हमको, जैसे बुलेट का सिंबल आ जाता है, विजिबल नहीं रहता, क्योंकि उसके क्या होता है, आपको शायद पता होगा कि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है ना, यूनिकोड कैरेक्टर्स, पता है आपको, यूनिकोड कैरेक्टर्स लिस्ट, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसे कितने 2,97,000 यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, मतलब इतने अलग अलग लैंग्वेज के हम सिंबल्स वगैरह कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो हर यूनिकोड कैरेक्टर को देखो ऐसे लिखने का एक तरीका होता है। जैसे इसका यूनिकोड वैल्यू क्या है, 0024। मतलब मेरा बोलने का ये है कि जब आप नोटपैड में अल्ट प्रेस करके, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना वो कैरेक्टर दिखता है वो, एक मिनट, अल्ट 0024 किधर से दिखाता है वो, है ना, ये सब जो है ना यूनिकोड वैल्यूज होते हैं, एक्चुअल में विजिबल होना चाहिए थे। एक मिनट, क्यों नहीं दिख रहा है, हाउ टू टाइप यूनिकोड कैरेक्टर्स, अल्ट प्लस, अल्ट होल्ड करना है, और जैसे यहाँ भी देखो मैंने अल्ट लिखा, अल्ट और 0069 लिखे, देखो उसकी क्या कैरेक्टर आया, ई। अल्ट 0065 लिखा तो क्या है, कैपिटल ए। अल्ट 0066 लिखा तो क्या है, कैरेक्टर बी। मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड से अल्ट टाइप कर रहा हूँ और फिर 00, ये क्या है, इसकी कौन सी वैल्यू है, ये यूनिकोड वैल्यू है। तो यूनिकोड से ऐसे कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, अभी देखा हमने कितने, अप्रोक्सीमेटली 2,97,000। तो बहुत सारे कैरेक्टर हमको दिखते भी नहीं हो, टाइप तो हुए रहते लेकिन दिखते नहीं हमको, समझ आ रहा है आपको। तो वो कैरेक्टर्स अब विजिबल नहीं है, उनको कौन समझेगा कौन से कैरेक्टर है, कैसे है वो। तो उनको क्लीन करने के लिए ऐसे इनविजिबल कैरेक्टर्स जो नहीं जानते हम क्या है वो, उन सब को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, क्लीन ऑप्शन यूज़ करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। स्पेसेस को निकालना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, ट्रिम। और यूनिकोड कैरेक्टर्स विच आर नॉट विजिबल टू यू, उनको साफ करने के लिए क्या करेंगे, आप क्लीन यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, देखो तो इधर कुछ है क्या एक्स्ट्रा स्पेसेस, यहाँ ईमेल में तो नहीं दिख रहा आपको, किस में दिख रहा है, सिटी कॉलम में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना सिटी में। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ जाके वापस ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सिटी को भी क्या अप्लाई कर दो आप, ट्रिम अप्लाई करो, और फिर सिटी को भी क्या अप्लाई कर दो, क्लीन अप्लाई कर दो। और कोई कॉलम विजिबल है क्या, इस तरह से आप देखो कहीं वाइट स्पेसेस आपको दिखे तो लगा दो, चलो ठीक हो गया। तो पहली स्टेप जब हम डेटा क्लीनिंग करते हैं तो हमको क्या करने का, नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज अप्लाई ट्रिम, सेकंड स्टेप इज अप्लाई क्लीन। समझ आ रहा है आपको। थर्ड स्टेप, अप्लाई प्रॉपर डेटा टाइप्स। अब हम आते हैं डेटा टाइप्स अप्लाई करना, बाकी सब तो सही है लेकिन हमको ऐसा दिख रहा है कि यार ये डेट सही से अप्लाई नहीं है, राइट हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके डेट फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ इसको, क्यों नहीं है, देखो ना यहाँ पे कहीं पे स्लैश लगा, कहीं डैश लगा हुआ। अगर आप इधर जाकर यहाँ डेट अप्लाई करते हो, देखो कई जगह एरर आ गया, बहुत सारा तो कन्वर्ट किया उसने और एरर आ गया। तो अगर आपको एरर मिलता है, मतलब क्या, इफ यू फाइंड एरर्स in some rows while converting to a data type format, तो आपको क्या करना है, फॉलो द लोकल स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब ये क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जब आप किसी डेट फील्ड के ऊपर, ठीक है, डेट फील्ड के ऊपर आपको डेटा टाइप चेंज करने से एरर्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये स्टेप बैक कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको इसमें ऑप्शन दिखेगा,
ट्रांसफॉर्म में नहीं, ट्रांसफॉर्म में सॉरी, डेटा टाइप किधर गया, चेंज टाइप में, यहाँ क्या लोगे आप, यूजिंग लोकल ऑप्शन। दिखाई दे रहा है आपको ये? कहाँ गया मैं, देखो ये डेट फॉर्मेट किए तो गड़बड़ हुआ था ना अभी, तो मैंने यहाँ क्या किया, राइट क्लिक करके कहाँ गया मैं गया यहाँ चेंज टाइप में, और क्या ऑप्शन लिया, यूजिंग लोकल। ठीक है, जब आप ये क्लिक करोगे तो एक नया विंडो आ रहा है आपके सामने, दिख रहा है आपको? इसका फॉर्मेट आप क्या करोगे, डेट करोगे, और वापस से क्या लगाओगे आप यहाँ पे, डेट का फॉर्मेट लगाइए। हम क्योंकि इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डेट फॉर्मेट लगाओगे, क्या लगाओगे, इंग्लिश इंडिया, यहाँ सर्च करो HIJK, इंग्लिश इंडिया लगा के देखें। ओके किए, देखो तो क्या हो गया अभी, उसने सही से कर दिया। क्योंकि इंडिया में जो डेट का फॉर्मेट होता है क्या होता है, DDMMYY फॉर्मेट होता है ना, तो डेट लगाया, फिर मंथ लगाया, फिर ईयर लगाया, उसने फॉर्मेट को सही कर दिया। ऐसा कब करोगे आप, जब आप डेट कन्वर्जन करना चाहो और उसमें क्या दिखे आपको, कुछ रोज में एरर दिखा। इफ यू फाइंड एरर्स इन सम रोज व्हाइल कन्वर्टिंग अ डेटा टाइप फॉर्मेट टू डेट फॉर्मेट, है ना, तो उस वक्त क्या करना है, फॉलो द लोकल स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री का फॉर्मेट, जैसे अभी हमने यहाँ क्या यूज़ किया, इंग्लिश इंडिया यूज़ किया। समझ आ रहा है कि नहीं? अब हो सकता है आपको इस डेटा सेट US के फॉर्मेट में मिला हुआ है, तो इंग्लिश फॉर्मेट नहीं लगेगा, फिर वहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लगाना पड़ेगा। देखो मैं ये स्टेप बैक करता हूँ, 1 मिनट, अभी सब में स्लैश लग गया ना, मैं इसको बैक करता हूँ। ठीक हो गया? आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, चेंज टाइप में जाओगे, यूजिंग लोकल ऑप्शन यूज़ करोगे। समझ आ रहा है? यूजिंग लोकल में जाने के बाद देखो टेक्स्ट की जगह क्या कर दोगे आप, डेट और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रख देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ओके कर दिया हमने। अब इंग्लिश US फॉर्मेट में एरर आ रहा है, क्या मतलब कि हमको जो डेटा फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, डेट फॉर्मेट, वो इस तरह से नहीं है कि वो US इंग्लिश फॉर्मेट में हो। आप समझ रहे हैं? फिर उसका एक सोल्यूशन और आता है। क्या सोल्यूशन आएगा कि हमको जहां जहां पर स्लैश है ना, वहां वहां डैश करना पड़ेगा। आप समझ रहे कि नहीं? फिर से देखिए, मैं एक बार कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो मैं डायरेक्ट डेट किया, देखो ये सब स्लैश वाला तो सही कन्वर्ट हो गया ना, डैश वाले जितने थे उसमें एरर दिखा रहा हूँ। देखो ये स्लैश था, यहाँ स्लैश है, यहाँ स्लैश है, यहाँ स्लैश है, ये राइट कन्वर्ट हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ पर डैशेस लगे हुए थे, देखिए आप, ये सबको सही से कन्वर्ट नहीं किया उसने। हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, 1 मिनट, देखो यहाँ चले गए हम लोग होम टैब में, और इसमें एक ऑप्शन आता है रिप्लेस वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ जहाँ पर भी डैश है ना, आप वहाँ क्या कर दो, रिप्लेस कर दो स्लैश से। जहाँ पर भी क्या है, डैशेस हैं, वहाँ क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो स्लैशेस से। ओके करते हैं, हो गया ये। अब एक बार वापस चेक करते हैं, यहाँ जाके फिर से मैं डेट फॉर्मेट किया, अभी भी आ रहा है एरर। वापस एक बार चलते हैं, रुको, क्यों हो रहा है ज़रा देख लेते हैं, 1 मिनट। बराबर तो है, पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है ना बराबर। एक बार लोकल का यूज़ करके करते हैं, यूजिंग लोकल, और यहाँ से ले लिया मैंने डेट फॉर्मेट, और इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करके देखते हैं फिर से। वही था ना, वही था क्या? ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, सिंपल इनपुट वैल्यू, ठीक है, ऐसा होना तो चाहिए। UK फॉर्मेट करके देखते हैं, 1 मिनट रुको, लोकल फॉर्मेट में फिर से चेंज करेंगे, डेट फॉर्मेट, और US की जगह मैं क्या करता हूँ, UK करके देखते हैं, चेक करते हैं, UK में हो रहा है कन्वर्ट। इसको मैं देखता हूँ क्यों US में नहीं हो रहा, मैं आपको कल बताऊंगा ये रीज़न क्या है इसका। आपको ये क्लियर हुआ क्या कि मैंने डैशेस को रिप्लेस करके स्लैश कर लिया, और उसको इंडियन या UK फॉर्मेट में कर लोगे तो आपका डेट, अभी ABC है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ लोकल का यूज़ करके, आप इंडियन फॉर्मेट में कर लो इसको, तो डेट इंडिया।
इंग्लिश इंडिया। चले, ये ठीक हो गया यहाँ तक। अब कई जगह देखो इनकंसिस्टेंसी कैसे दिख रही है आपको, यहाँ नोट करो। जैसे महाराष्ट्र लिखा हुआ है, एम स्मॉल है, फिर दिल्ली लिखा हुआ है, डी कैपिटल है, फिर तमिलनाडु का टीएन लिखा हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो आप कंसिस्टेंट करना चाहते हो तो पहला काम हम क्या करते हैं, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल कर ले, ताकि थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाए। या सबको कैपिटल कर लो। आप ऐसा क्लिक करोगे, फिर आ जाओ ट्रांसफॉर्म में, यहाँ फॉर्मेट में ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपर केस, तो सारे कैरेक्टर्स कैपिटल हो गए। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी टीएन वर्ड आया ना, वहाँ पे क्या कर दो, तमिलनाडु कर। जहाँ एमपी आ गया वहाँ मध्य प्रदेश कर लो, जहाँ डब्ल्यूबी आ गया वहाँ वेस्ट बंगाल कर लो। वैसा कर सकते हो, या रिवर्स भी कर सकते हो, महाराष्ट्र की जगह एमएच कर दो, दिल्ली की जगह डीएल कर दो। समझ रहे हैं क्या आपको? तो आप यहाँ जाके रिप्लेस में जा सकते हो ना। ठीक है, आप इधर टेक्स्ट लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, और क्या कर दो, एमएच। राइट हो गया। तो आप ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ पे वर्ड महाराष्ट्र था वहाँ एमएच हो गया। वापस फिर एक बार रिप्लेस कर दो आप। जैसे मैंने क्या कर दिया, वर्ड गुजरात की जगह GU कर दिया मैंने, हो गया? नहीं हुआ, स्पेलिंग में गलती किया मैंने। रिप्लेस करते हैं, गुजरात जी, कुछ गुजरात। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग है गुजरात। ठीक हो गया। केरला को कर दो ऐसे, आप जो चाहो रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो केरला है वर्ड, केरला, और मैंने कर दिया केल, हो गया। तेलंगाना है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको समझ रहा है कि नहीं? तो ये डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो। तेलंगाना है, राजस्थान है, और हरियाणा है, और कर्नाटक और वेस्ट बंगाल है। आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक है। तो इस तरह से आप एक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हो गया कि कहीं पे देखो नल वैल्यूज आपको दिख रही होगी, तो हमने अगला क्या किया, नंबर 4 चेंज केस का ऑप्शन किया। कहीं पर केस चेंज करना है आपको तो चेंज केस कर दो। आप उसमें अपर केस भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा क्या यूज़ कर सकते हो, कैपिटलाइज का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। कैपिटलाइज मतलब क्या, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल। आप जाओगे यहाँ ट्रांसफॉर्म में तो फॉर्मेट में देखो कैपिटलाइज दिया, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल बाकी स्मॉल, वो भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो। नंबर 5 हम क्या कर सकते हैं, यूज़ रिप्लेस ऑप्शन टू मेक डेटा कंसिस्टेंट। हमको कहीं डेटा कंसिस्टेंट करना है तो क्या यूज़ करें, रिप्लेस ऑप्शन। नंबर 6 रिप्लेस नल वैल्यूज विथ अप्रोप्रिएट वैल्यूज। नल वैल्यूज की जगह अप्रोप्रिएट डेटा हम डाल सकते हैं। नल वैल्यूज की जगह अप्रोप्रिएट डेटा कैसे डिसाइड करना हमको, वो चेक कर लेते हैं। नल की जगह अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल इधर देखो, फ़ोन नंबर में नल वैल्यू आ रहा है क्या कहीं, ये है। अब फ़ोन नंबर का फॉर्मेट क्या है, फ़ोन नंबर का फॉर्मेट क्या है, नंबर फॉर्मेट है ना। जब आप यहाँ रिप्लेस में जाओगे तो जहाँ पर भी आपने वैल्यू फाइंड किया नल, आप उसकी जगह क्या कर दो, आप इस तरह से 0 डाल दो, या उसकी जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डाल। समझ आ रहा है कि? अगर 0 डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है वो, मतलब आपको वो फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है ना? ये ओके कर दिया, तो जहाँ पर भी नल वैल्यू आई वहाँ क्या रिप्लेस हो गया, 0। अब इधर देखो ईमेल का एक चीज़ है, ईमेल में क्या इशू दिख रहा है, ईमेल में भी तो ब्लैंक वैल्यू है ना। मैं चाहता हूँ जहाँ ईमेल आ गया वहाँ पे क्या कर दो, ईमेल में ब्लैंक है अगर, तो मैं दे देता हूँ नॉट प्रोवाइडेड। क्यों नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि कैरेक्टर्स में ना, तो मैं अगर इसको रिप्लेस करूँ तो यहाँ जो ब्लैंक है तो कुछ लिखो मत, आप सिर्फ क्या लिख दो, नॉट गिवन या नॉट प्रोवाइडेड, आप ओके कर दीजिए। तो जहाँ पर ईमेल नहीं है वहाँ क्या हो गया, नॉट गिवन आ गया। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ किया, यहाँ नल, और दूसरा क्या किया, एम्प्टी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। नंबर 7 जो हम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब जैसे ज़रूरी नहीं, देखो ईमेल आपको हमेशा सही मिले, नोट कीजिए यहाँ पे। जैसे अनीता @gmail दिया,
.com नहीं लगा हुआ है, किसी किसी ईमेल में @ सही नहीं लगा रहता, मतलब ईमेल सही मिलेगा ही नहीं तो आप क्या कर लोगे। तो हम एक नया कॉलम बनाते हैं जिसमें सिर्फ करेक्ट ईमेल आईडीज हो, और जहां पर ईमेल आईडी नहीं दिया हो वहां क्या लिखा है, इनवैलिड ईमेल लिखा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम एक नया कॉलम करते हैं, ऐड अ कॉलम, और हम जाते हैं यहाँ कस्टम कॉलम। राइट हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, न्यू ईमेल, एक नई फील्ड बना रहा हूँ मैं। ध्यान से समझिए क्या करना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ईमेल कब वैलिड होगा, जब आपके ईमेल में कौन कौन सा सिंबल होगा, @ होगा और डॉट होगा कहीं। राइट बोल रहा हूँ ना। तो @ और डॉट इंक्लूड, एक सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें आती है, सिर्फ यही दो नहीं होता। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें कौन सा ईमेल है जो @ और डॉट सिंबल्स इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ इक्वल टू जाके क्या लिखा, यहाँ जाके ईमेल वाला, तो मैं लिखा यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे हम लोग, डॉट कंटेंट्स नाम का फंक्शन, एक मिनट, इफ, और यहाँ लिखेंगे हम लोग टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स कंटेंट्स, और इसके अंदर पास करेंगे हम किसको, ईमेल को पास करेंगे, या आप क्लिक भी कर सकते हो ईमेल को। टेक्स्ट डॉट कंटेंट ईमेल इक्वल टू @ सिंबल है अगर, और दूसरा क्या लगाएंगे, एंड, फिर मैंने एक फंक्शन लगाया टेक्स्ट कंटेंट ईमेल इक्वल टू, और यहाँ दूसरा क्या लगा दिया मैंने, डॉट, नीचे लिखेंगे हम लोग देन। तो उसमें फिर हमारा ईमेल आईडी सही है, तो मैं क्या बोलता हूँ, उसका ईमेल मेंटेन करो, एल्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जाके लिखो इनवैलिड ईमेल। अब नोट करते हैं, कुछ गलती किया मैंने, फॉर्मूले में कुछ गलती किया, जरा चेक कर लो क्या। नो सिंटैक्स एरर तो बता रहा हूँ, एंड के लिए ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं क्या, हाँ यही वाला सिंबल यूज कर, एंड लिख के देखते हैं, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। इफ टेक्स्ट डॉट कंटेन ईमेल इक्वल टू @ एंड टेक्स्ट डॉट कंटेन ईमेल इज इक्वल टू डॉट देन ईमेल एल्स इनवैलिड ईमेल। जस्ट अ मिनट, इसको वेरीफाई कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, एरर नहीं आना चाहिए इसमें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं इस चेक कर लूँ क्या मसला है इसके अंदर, इसका सिंटैक्स चेक कर लेते हैं, खाली मेरे को क्या गलती है। पावर क्यूरी कोड चेक करें क्या गलती हो रही। हाँ, यू कैन यूज दिस कोड इन पावर क्यूरी, तो मैंने बराबर लिखा है ना, टेक्स्ट डॉट कंटेंट, यहाँ पर, अच्छा इक्वल टू नहीं है, सॉरी, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट में दो पैरामीटर आएंगे, एक पैरामीटर ईमेल आया और दूसरा पैरामीटर क्या आया, @ आया। फिर टेक्स्ट कंटेंट में एक पैरामीटर ईमेल आया और दूसरा पैरामीटर क्या आ गया, डॉट आया, ऐसा है वो, ठीक हो गया। इक्वल टू नहीं है, टेक्स्ट कंटेंट में दो चीज़ है कि पहली चीज़ क्या, इस टेक्स्ट में @ है क्या, और दूसरा क्या, इस टेक्स्ट में ये है क्या, और दोनों कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई, मतलब ईमेल में दोनों चीज़ें रही, @ भी रहा और डॉट भी रहा, तो क्या है, वो ईमेल दिखा दो, और नहीं है तो जहाँ जहाँ ऐसा है तो क्या बता दो, इनवैलिड ईमेल। अब देखो ज़रा नोट करो क्या किया इसने, इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल कौन सी दो कॉलम में दिखाया, एक तो यहाँ था देखो, .com नहीं था इधर, ना कॉम था ना डॉट था, ना @ था ना डॉट था, समझ आ रहा है। तो मेरे पास क्या किया उसने, एक नया वो जनरेट करके दिखा दिया कि इसमें इनवैलिड ईमेल है और दूसरे में सारे में वैलिड ईमेल है। अच्छा, जो कॉलम फिर हमारे काम का नहीं रह गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, समझ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फार्मूला जो यूज़ किया, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मैं फार्मूला यहाँ डाल देता हूँ, एक सेकंड। ये वाला कॉलम था हमारा, ये फार्मूला हमने यूज़ किया टू, क्या किया, रिमूव या टू फाइंड इनवैलिड ईमेल। नंबर 8 हमने क्या किया, रिमूव अननीडेड कॉलम,
जो कॉलम हमारे काम का नहीं, अब उसको हमने क्या कर लिया, रिमूव भी कर लिया। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा क्लीनिंग के स्टेप से। अच्छा, अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी वैसी हो सकती है जो हमारे काम की नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूँ कि जिन ये जो ऑर्डर डेट है ना, इस ऑर्डर डेट के अंदर मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, मंथ निकालना चाहता हूँ ऑर्डर डेट से। मतलब ऑर्डर डेट में मंथ क्या है वो फाइंड करना है मुझको। तो ऑर्डर डेट कॉलम को सिलेक्ट किया, इधर देखो ऐड कॉलम ऑप्शन में डेट दिख रहा है आपको। डेट में जाके आप मंथ ले लो। अगर आप मंथ लेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी मंथ की। देखो मैंने क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो एक नया कॉलम देखो, 1 जनवरी के लिए 1 आ रहा है, फरवरी के लिए 2 आ रहा है, मार्च के लिए 3 आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, फिर से आता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, वापस गया मैं, किसको सिलेक्ट किया, ऑर्डर डेट कॉलम को। डेट में गया मैं, मंथ में जाके क्या ले लिया अब ऑप्शन, नेम ऑफ मंथ। एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया जिसमें क्या आ गया, मंथ का नाम आ गया। समझ आ रहा है आपको। अगर आप चाहो वैसे ही ईयर लगाना चाहो तो ईयर का कॉलम भी आप ऐड कर सकते हो। ये क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ आपको। अगर आप चाहो ईयर का कॉलम लगाना तो सेम वैसे ही सेलेक्ट कीजिए आप, डेट में जाइए, और अगर आप चाहते हो ईयर चाहिए तो आप क्लिक कर दो ईयर, यहाँ ईयर के कॉलम। अब ये आप सोच रहे होगे कि क्या ज़रूरत है इसकी। एग्रीगेशंस में बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या, सिर्फ जनवरी का सेल्स दिखाना है आपको, सिर्फ फरवरी का टोटल सेल्स दिखाना है, या सिर्फ 2024 का डेटा दिखाना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, एडेड न्यू कॉलम्स बेस्ड ऑन, या एडेड न्यू कॉलम्स फ्रॉम डेट कॉलम। नंबर 10th पॉइंट, हम लोग क्या कर देते हैं कि कुछ ऑर्डर स्टेटस पे फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। देखो ऑर्डर स्टेटस है, इसके सामने एरो बना हुआ है, यहाँ फिल्टर में क्या है, एक ब्लैंक है, कैंसल्ड है और कंप्लीटेड है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझको सिर्फ कंप्लीटेड ऑर्डर्स दिखाओ, कैंसल्ड ऑर्डर मत दिखाओ। तो मैंने कैंसल्ड को रिमूव कर लिया, तो सिर्फ क्या दिखेगा मुझको, वही ऑर्डर्स दिखेंगे जो कंप्लीटेड। मतलब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई फिल्टर्स ऑन डेटा। डेटा पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं। आगे की स्टेज क्या होगी, सपोज मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पर सबको कैपिटलाइज कर लो। जैसे यहाँ देखो यूपीआई कैपिटल में लिखा है लेकिन कार्ड कैश स्मॉल में लिखा हुआ, आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। एक चीज़ और करेंगे हम लोग कि सेल्स अमाउंट के ऊपर से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि एक नया कॉलम बनाओ डिस्काउंट नाम से, और वो कॉलम क्या हो कि अगर सेल्स का अमाउंट फॉर एग्जांपल 25,000 से ज़्यादा है, मैं कंडीशंस लिखता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, क्रिएट अ न्यू कॉलम डिस्काउंट, ठीक है, विथ फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या देता हूँ मैं, इफ़ हमारे पास क्या अमाउंट इज सपोज ग्रेटर देन 25,000, तो हम उसके ऊपर डिस्काउंट दे देते सपोज 10%। नेक्स्ट, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, सपोज उस पर कर देते हैं 5% डिस्काउंट। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, सपोज उस पर कर देते हैं 3% डिस्काउंट। और एवरीथिंग एल्स पे हम क्या कर देते हैं, 1% डिस्काउंट लगा देते हैं। समझ आ रहा है आपको। यानी आप अमाउंट के बेस पे एक नया कॉलम बनाना चाहते हैं, क्या, डिस्काउंट वाला कॉलम। क्या करेंगे, देखिए नया कॉलम ऐड करना है आपको, तो हम चले जाएंगे ऐड कॉलम में, कस्टम कॉलम ले सकते हो आप। यहाँ जाने के बाद हम इस कॉलम का नाम क्या ले देते हैं, डिस्काउंट। अब मैं कंडीशन किस पे लगाऊंगा, इफ किस पे लगाऊंगा कंडीशन, ऑर्डर अमाउंट या सेल्स अमाउंट, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 25,000, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एंटर, देन कितनी वैल्यू रखना है मुझको, 10%। तो मैंने यहाँ लगा दिया 10%, राइट हो गया। फिर क्या करोगे आप, एल्स इफ, और फिर से क्या करोगे आप, सेल्स अमाउंट
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रखा मैंने 15,000, उस पर क्या करेंगे देन मैंने कर दिया सपोज कितना परसेंट था 5%, फिर एल्स इफ वापस से कर दिया आपने सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच 10,000, तो मैंने देन कर दिया उसके ऊपर 3%, और लास्ट में जो बचा एल्स, ठीक है, वहाँ क्या कर देते 1%। ठीक हो गया। तो 25,000 पे 10% है, 15,000 पे 5% है, 10,000 से ज़्यादा तो 3% है। यहाँ कुछ एरर दिखा रहे हैं, हम वो एरर देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। शो एरर में परसेंट का सिंबल, तो मैं एक काम करता हूँ ये वैल्यू लगा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अभी परसेंट नहीं दिखा, अगर आप उसको परसेंट में करना चाहो तो क्या कर लो फिर 10 डिवाइड बाय 100 कर लो, इसको ब्रैकेट में चल जाएगा वो, ठीक है क्या। 5 डिवाइड बाय 100 मतलब क्या हो जाएगा 5% हो गया ना वो। अरे समझ रहे कि नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1, ठीक हो गया। 5% के लिए क्या लिखो 0.05, 3% के लिए 0.03, और इसके लिए क्या कर दो 0.01। समझ रहे हैं ना आपको। आप इसको ओके करेंगे तो एक नया कॉलम बन गया हमारे पास। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ, फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक हो गया। ओके करते हैं हम लोग, और देखो हमारे पास ये नया कॉलम बन गया, राइट हो गया। हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं ना, फॉर्मेट में जाइए आप या होम टैब में जाइए, ट्रांसफॉर्म में, सॉरी होम टैब, डेटा टाइप चेंज करना है मुझको, है ना। तो डेटा टाइप मैं इसकी चेंज करता हूँ, किधर चला गया, होम टैब में ऑप्शन आता है ना डेटा टाइप, राइट। डेटा टाइप में मैं क्या कर देता हूँ इसको परसेंटेज फॉर्मेट, राइट हो गया। अभी ये क्या हो गया डिस्काउंट परसेंट हो गया, ठीक है। अच्छा मैं एक काम क्या करता हूँ, इसको उठा के सेल्स अमाउंट के बाजू में लेके आ गया। ये सेल्स अमाउंट है, बाजू में क्या है डिस्काउंट है। एक नया कॉलम बना सकते हैं क्या कि इसमें से डिस्काउंट माइनस करके एक्चुअल अमाउंट क्या आया, कर सकते हैं ना वैसा भी। तो मैं एक और नया कॉलम कर लेता हूँ, क्रिएट, हम लोग क्या करते हैं क्रिएट अनदर कॉलम विथ अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, या फॉर अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद क्या अमाउंट आ रहा है आपका, आप एक नया कॉलम बना सकते हो। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा वो। नया कॉलम बनाने के लिए आप फिर से ऐड कॉलम में चले जाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका एक्चुअल सेल्स अमाउंट, उसमें माइनस कर देंगे सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट, ठीक हो गया। जैसे एक्चुअल सेल्स अमाउंट सपोज आपका है 25,000, एक्चुअल सेल्स अमाउंट क्या है आपका सपोज है 25,000, राइट हो गया। अब उसमें 25,000 का 10% माइनस कर देना है ना आपको, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% कर देंगे तो क्या मिलेगा 25,000 माइनस 2,500, राइट हो गया। तो 22,500 आपका आउटपुट आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये जस्ट मैं ओके किया यहाँ पे। तो अभी देखो क्या हो गया, आपके पास अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट आ गया। मैं अगर इसको उठा के इधर लेकर आ गया, नोट कीजिए क्या हो गया, 15,000 था, उसमें 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 14,250 आ गया, राइट हो गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आप चाहते तो ये दोनों फॉर्मूला एक साथ मिला भी सकते थे। कौन कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, और ये अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट वाला। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मैं इसलिए उसको स्किप किया और अलग अलग बताया। अगर आप चाहते तो पूरा काम एक साथ कर सकते थे, मतलब ये डिस्काउंट का अलग कॉलम नहीं बनाना पड़ता आपको, डायरेक्ट आप अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट कर सकते थे। समझ रहे हैं। तो आप वो ट्राई करना नहीं होगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। यहाँ समझे आपको इतना। तो हमने क्या किया है कि नया कॉलम ऐड कर लिया अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट का। ये क्लियर है आपको। तो जो जो कॉलम्स हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं थे हमने उनको रिमूव किया।
जिन कॉलम्स में कुछ रिप्लेसमेंट करना था रिप्लेस किए, जिस कॉलम में कुछ इनवैलिड वैल्यू थी उसकी जगह नई वैल्यू ऐड की। ठीक हो गया। आखिरी चीज जो इसमें करना है ना हमको, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, वो समझ लेते हैं। लास्ट काम जो हमको इसके अंदर करना है कि डुप्लीकेट वैल्यूज अगर कुछ है तो उसको रिमूव करना है। क्या करना है? डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। मैं चला गया सपोज कस्टमर नेम कॉलम में। कहाँ गया? कस्टमर नेम कॉलम में होम टैब में जाते हैं। यहाँ पर आपको देखो रिमूव रोज का ऑप्शन है। इसमें क्या बता रहे हैं? रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज। यहाँ एक ऑप्शन क्या है? रिमूव डुप्लीकेट्स। आपको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, आप उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। आप समझ रहे कि नहीं? जैसे कस्टमर आईडी रिपीट हो गया इनकेस, ठीक हो गया, तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या है? आप जाइए और रिमूव डुप्लीकेट्स का, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कौन सा आईडी डुप्लीकेट हुआ। क्लियर हो रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो कुछ ना कुछ डुप्लीकेट्स होंगे तो रिमूव हो जाएंगे। या नेम अगर आपको डुप्लीकेट हो रहा है वो रिमूव करना है तो आप क्या करो? रिमूव डुप्लीकेट्स कर दो। क्लियर हो गया? हमने क्या किया इस तरह डेटा के ऊपर, क्या किया आखिरी ऑप्शन क्या किया कि रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ये करने के बाद मैं जब इसको क्लोज एंड लोड करूंगा तो मेरे पास एकदम क्लीन किया हुआ डेटा मिलेगा एक्सेल में। समझ आ रहा है आपको? देखो उसने क्या किया, कन्वर्ट एज टेबल करके क्लीन डेटा मुझको प्रोवाइड कर दिया। अब सबसे खास बात क्या है, हमने जो डेटा टाइप वहां रखी है ना, हमने जो डेटा टाइप वहां रखी है वो इधर मेंटेन होगी। हमने क्या डेटा टाइप, किसी को नंबर रखा हुआ है, किसी को टेक्स्ट रखा हुआ है, तो इधर भी वो डेटा टाइप मेंटेन रहेगी। देखो यहाँ पर है, ये आ जाइए। अब यहाँ देखो नंबर होना चाहिए था, इसकी जगह जनरल है। आप चाहो नंबर ही हो, राइट में आ रहा है नंबर ही हो, दिख रहा है आपको? लेफ्ट में रहता तो क्या होता है? टेक्स्ट होता है। ठीक हो गया? कौन सा? हाँ वो मैंने क्या किया, वो कॉलम रिमूव कर लिया था, स्टेप्स बैक कर लिया था। अगर आपको फिर से लगा वो चीज़ जैसे आपको दोबारा करना है वो, तो फिर डबल क्लिक करके आ जाओ वहाँ पे। जो चीज़ मैंने छोड़ दिया था ना वो ईमेल वाला जो रिकॉर्ड था मैंने रिमूव कर दिया था बाद में, तो फिर से कर सकते हो वैसी कॉलम ऐड करके। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वो वाली क्यूरी वापस, मतलब वो वाला कमांड आप वापस रन कर दो, फिर से आ जाओ इधर लोड करके, तो आपको फिर से डेटा मिल जाएगा वैसे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्लीन करके ला सकते हैं। कहाँ से? पावर क्यूरी में से। ठीक हो गया? एक चीज़ देखो, ये रिकॉर्ड है, इसके अंदर कुछ मिसिंग है। जैसे क्या मिसिंग है? ये रिकॉर्ड्स मिसिंग। तो आप चाहो तो देख लो कि यार ठीक है, स्टेट में अगर खाली वाला है तो रिमूव कर लो, या ऑर्डर डेट खाली है तो रिमूव कर लो। वैसा भी रिकॉर्ड को आप रिमूव कर सकते हो। इस तरह से हमने जो किया अभी यहाँ पे टोटल 13 स्टेप्स थी, जिसमें हमने क्या किया, अलग अलग तरीके के डेटा क्लीनिंग का ऑप्शन देखा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अलग अलग एक्सेल में ना करते हुए पावर क्यूरी में ये काम आसानी से होता। अब नेक्स्ट जो लेसन होगा ना हमारा, वो पावर क्यूरी में हम करने वाले कल के दिन ग्रुपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो काम एसक्यूएल में करते हो कोड लिख के, वो काम पावर क्यूरी में बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो स्टेट वाइज टोटल अमाउंट्स कैलकुलेट हो जाए। महाराष्ट्र का टोटल अमाउंट क्या, गुजरात का टोटल अमाउंट क्या, एमपी का टोटल अमाउंट क्या, वैसा कर सकते हो आप। आप चाहो मंथ वाइज एग्रीगेशन कर सकते हो, जनवरी का टोटल अमाउंट क्या, फरवरी का। आप चाहते हो पेमेंट वाइज करना तो पेमेंट वाइज एग्रीगेशन कर सकते हो। तो कल वो काम हम कर लेंगे। ठीक है? देखो ये काम इसमें कैसे होता है, आप पिवट टेबल से कर सकते हो ना ये काम। आप समझ रहे कि नहीं? एक्सेल में जब आप इंसर्ट में पिवट टेबल में जाओगे, न्यू पिवट टेबल लोगे, यहाँ जाके आपने ले लिया फॉर एग्जांपल स्टेट सेलेक्ट कर लिया रो में, और आपने जाके क्या कर दिया, सेल अमाउंट का टोटल कर दिया। अब देखो स्टेट वाइज टोटल अमाउंट दिखा रहा है आपको, राइट हो गया? और पावर क्यूरी में भी ये काम करके आ सकते हो आप, वहाँ पर भी बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो आज आप इसको ट्राई कर लो। मैं आपको ये डेटा सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। पावर क्यूरी का फ़ायदा क्या है, जब भी डेटा अपडेट होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और एक्सेल की शीट में भी अपडेट हो जाएगा। इसके लिए हम पावर क्यू यूज़ करें, क्लीनिंग करने के लिए, डेटा कनेक्शन करने के लिए। मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ। पावर क्यूरी नाम का एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे, वो आपको मिल जाएगा।